हेलो जी। तो आज हम लोग बीपीएससी जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है 69th का मेंस, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे कुछ ऑफलाइन छात्र हैं, उनका डिमांड है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, देखा जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखिए, ये जो दो का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, एक सेकेंड। तो जयदेव, अच्छा रहेगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ठीक से? बोलिए, आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं, जो पूछना है पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। तो ये हो गया हमारा 69th मेंस का सवाल। ठीक है, इससे पहले वो जो 766 में सवाल था कि राष्ट्रपति परिवार को उस बुजुर्ग के समान है जो घर के शैतान युवा सदस्य अगर उसकी ना सुने, तो उसी थीम पे ये सवाल है। तो आप लोग का सवाल है ये वाला डिस्कस करने के लिए कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता होता क्या है, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं, बताइए। एक बार जब हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए थे, याद होना चाहिए था। राष्ट्र, राज्य, ठीक है, और दूसरा होता है राज्य, राष्ट्र। क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हम बताए थे क्लास में? क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? हम्म। हम्म। आप गलत एग्जाम्पल दे दिए। ये हम बताए थे यूरोप का एग्जाम्पल। ठीक है, अमेरिका में बहुत सारे कल्चर हैं, देखिए कितने माइग्रेट लोग अमेरिका में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप का जो इतिहास रहा है ना, यूरोप का इतिहास ईसाइयों का इतिहास रहा है। ठीक है, यूरोप का इतिहास जो मैक्सिमम ईसाइयों का इतिहास रहा है। और यहाँ पे हमारा हो गया राष्ट्र राज्य में क्या करें हम, भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है, ले सकते कि नहीं ले सकते, ये बताइए। तो ये आता है इसका एग्जाम्पल, राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य। अब यहाँ तो राष्ट्रता का मतलब समझ गए, यहाँ पे भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नेशनहुड। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर हम तोड़ना शुरू करें, इसको मिटा देगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम कर लेते हैं क्लीन। ये हो गया क्लीन शिप, क्लीन कर दिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये बताइए, इस क्वेश्चन में आप अगर इसको पार्ट में तोड़ेंगे तो कितने पार्ट में इसको तोड़ेंगे? अगर इसको हम पार्ट में तोड़े, तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? एक तो हमारा हो गया भारतीय संघवाद, पहला हो गया। दूसरा राष्ट्रीयता हो गया, दूसरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना, भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। संघवाद में कौन कौन आता है, स्टेट, और दूसरा सेंटर या नेशन। तो क्या हो गया, ये दो शब्द आप समझ गए, दो का किसके लिए आया, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। और दोनों क्या कर रहा है, एक साथ प्रयास कर रहा है, किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। राज्य अपने स्तर से प्रयास कर रहा है और केंद्र अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, दोनों एक साथ प्रयास कर रहा है नेशनलिज्म के लिए। अब देखिए वहीं पे क्या कह रहा है कि राज्य आधारित संस्कृति, ठीक है, विविधता को अपनाना। अभी हम बताए थे क्या कॉन्सेप्ट, राष्ट्र राज्य, यही बताए थे अभी हम। तो क्या है, बिहार की अपनी संस्कृति है, तमिलनाडु की अपनी संस्कृति है, बिहार में अपनी विविधता है, सीमांचल की अलग विविधता है, मिथिलांचल की अलग विविधता है, ठीक है ना, मगध की अलग विविधता है। तो क्या कह रहा है कि संस्कृति और विविधता को अपनाना। तो राज्य अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है कि हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो एक हो जाए, और जो हमारा विविधता है वो एक हो जाए। और दूसरा क्या कर रहा है, बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय,
के प्रति प्रतिबद्धता। तो बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या यहाँ पे हम बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय, तो यहाँ पे हम हिंदू को ले सकते हैं, क्या कि इंडिया में तो हिंदू सबसे अधिक है, ले सकते हैं। इंग्लिश पढ़िए ना भाई आप। हाँ, इंग्लिश में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना कि स्टेट बेस्ड डाइवर्सिटी एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता, कि हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये काम हम करके रहेंगे, मतलब मेरा कमिटमेंट है। तो ये बताइए हम हिंदू को ले सकते हैं भाई? हिंदू को कैसे लेंगे? इससे फिर वो धर्मनिरपेक्षता हमारा कहाँ रहेगा? बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय का मतलब केंद्र सरकार हो गया ना। केंद्र सरकार क्या है? एक राजनीतिक समुदाय है ना। संसद, हाँ ठीक है, तो संसद को लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? संघवाद। तो केंद्र और राज्य, तो राज्य आप यहाँ पे लिख दिया ना आपको कि राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधता का अपनाना, और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। इंग्लिश में आप देखिए क्या लिखा है? कमिटमेंट कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। केंद्र सरकार, ठीक है ना, कि स्टेट जो है वो केंद्र सरकार के प्रति कमिटेड है। किसके लिए? नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक कम्युनिटी से कंफ्यूजन नहीं होना है कि कम्युनिटी मतलब हिंदू आ जाएगा। कम्युनिटी मतलब केंद्र सरकार। अगर केंद्र और राज्य को हम दो जगह लें तो दो कम्युनिटी हो गया, एक केंद्र कम्युनिटी हो गया और एक कम्युनिटी क्या हो गया? राज्य हो गया। तो वही लिखा नहीं यहाँ पे, संघवाद पहले आपको लिख दिया है दो। हाँ, पॉलिटिकल वर्ड भी ऐड किया गया है ना, इस वजह से भी होगा। रिलीजन नहीं होगा ना, पॉलिटिकल वर्ड भी ऐड किया हो तो रिलीजन वहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या कर रहा है? प्रतिबद्धता। ये समझ गए कि नेशनलिज्म को एक करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों प्रयास कर रहा है, लेकिन राज्य केंद्र के प्रति कमिटेड है ना, केंद्र राज्य के प्रति नहीं है ना। राज्य सरकार कमिटेड है केंद्र के प्रति। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो कल का तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जो उड़ीसा क्या है, पश्चिम बंगाल में ईडी पर जो हमला हुआ है। आप लोग न्यूज़ पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ईडी वाला नहीं जानते हैं आप लोग? क्या पढ़ते हैं फिर? पश्चिम बंगाल में एक कैबिनेट मंत्री हैं, ममता दीदी के कैबिनेट में, वो खाद्य उपभोक्ता मंत्री है। तो उनके घर पे कल ईडी रेड करने गया था। ठीक है, लेकिन उनके जो समर्थक थे वो सब समर्थक ईडी को ही पीट दिया। ईडी का शीशा गाड़ी उड़ी फोड़ फाड़ दिया, कुछ ईडी के एक दो अधिकारी का सर में चोट वोट भी लगा है। तो फिर ये कमिटेड कैसे होगा? जब राज्य केंद्र के प्रति कमिटेड है तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल कमिटेड नहीं हुआ ना। जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ बाइंडिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट जब सेंट्रल एजेंसी जाती है केंद्र राज्य में तो आपकी जिम्मेदारी थी उसको सुरक्षा देना, लेकिन आप सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवाए। शाम होते होते मंत्री गिरफ्तार हो गया, ऐसा नहीं गिरफ्तार नहीं होगा भाई, सेंट्रल सरकार सेंट्रल फोर्स भेज देगा। ठीक है, लेकिन गिरफ्तार हो गया, इससे आलोचना भी हुआ काफ़ी पश्चिम बंगाल सरकार का। और अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं राज्यपाल क्या किया इस कंडीशन में। राज्यपाल क्या कर सकता है? नहीं, कैसे कुछ नहीं कर सकता, राज्यपाल है भाई। उन्होंने डीजीपी और मुख्य चीफ सेक्रेटरी को तलब कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का हेड कौन होगा? डीजीपी, और प्रशासन का हेड चीफ सेक्रेटरी। इसीलिए कभी देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी यार क्यों डरता है सुप्रीम कोर्ट से? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं बुला सकता है, पॉलिटिकल लड़ाई हो जाएगा। ऐसे प्रोटोकॉल में राज्यपाल ऊपर है, लेकिन इस सब मुद्दों के लेकर नहीं बुला सकता है। लेकिन डीजीपी, इसीलिए देखो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में मंत्री को नहीं बुलाता है, वो डीजीपी को तलब कर लेता है, सेक्रेटरी को तलब कर लेता है। हाँ ठीक है, तो ये कमिटेड होता है ये लोग। इसीलिए कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जब आप जाते हैं ना, तो आप कितने भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में क्यों ना हो,
देखिए होता है, लेकिन आपको समान दिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ सीजीआई हैं या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, भाई वो भी वोटिंग करते हैं ना, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वोट देते होंगे कि नहीं देते होंगे। तो वो तभी वोट देते होंगे ना जब उस पॉलिटिकल पार्टी का उनको विचारधारा अच्छा लगता हो, उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी उनको अच्छी लगती हो। लेकिन क्या कभी डिसीजन देने में वो प्रभावित तो नहीं होता है ना। हर ब्यूरोक्रेसी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है, उसकी विचारधारा उनकी योजनाओं से प्रभावित होता है। तो यही होता है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन जो भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको दिखना पड़ेगा समाज में कि हम न्यूट्रल हैं, इसीलिए बुला लिया गया उसको। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें कहा गया कि उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब देखिए ये क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है वो कौन सा होगा। हाँ, ये वाला ना, एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन ये हो गया आपका, लेकिन इसको तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ना, संघवाद कैसे है। ठीक है, अब यहाँ यहाँ इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में समझ रहे हैं, इसमें हम एक डायग्राम बना सकते हैं क्या। ये हम डायग्राम लिए, यहाँ पे लिख दिया हम संविधान, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए हम केंद्र और यहाँ पे राज्य लिख दिए। संघवाद यही है ना, तो ये डायग्राम हमें फिट हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके हम लिख दिए संघवाद। ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ पे दे दीजिए। अब आपको लिखना पड़ेगा कि भारतीय संघवाद क्या है। तो कहाँ पे लिखा कि आर्टिकल 1, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों के संघ है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लाना है, भाग जिसमें सॉरी अनुसूची 7, जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, वही ना केंद्र को अलग शक्ति देता है, राज्य को अलग शक्ति देता है। तो राज्य को जो शक्ति दिया गया है उस शक्ति के अनुसार राज्य अपनी राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाता है, और जो केंद्र के है। तो संघवाद का मतलब क्या, केंद्र और राज्य के स्तर पे 2 सरकारें हैं। केंद्र सरकार हमारा ऑटोनॉमस भी है और इंडिपेंडेंट भी है और सॉवरेन भी है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है, इसके पास संप्रभुता नहीं है। दोनों के पास अलग अलग अधिकार हैं, जो कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिया गया है। तो क्या करेंगे, दूसरा पैराग्राफ अब उसका जिक्र करेंगे कि संघवाद हमारा कैसे है। ठीक है, पहले आपने बताया कि संघवाद हमारा क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, या भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, हमारी एक राष्ट्रीयता है, केंद्र और राज्यों के बीच 7वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राष्ट्रीय समवर्ती सूची है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा भूमिका हो गया, समझ रहे हैं ना, ये भूमिका हो गया कि ये इसको आपने पहले डिफाइन कर दिया। फिर आप बता रहे हैं कि राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं का अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। तो राज्य सरकार क्या क्या ऐसा कुछ कदम उठाया है उसका आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक पैराग्राफ में। हाँ, कि राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधता कि राज्य ने कैसे किया है, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है ना, कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी लिखा हुआ है। तो राज्य कैसे नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। कोई एक एग्जांपल, एक पैराग्राफ की कि एग्जामिनर के बारे में बताना कि हम जानते हैं ये चीज़, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है ना। ठीक है, एक पैराग्राफ में 5-6 लाइन, क्योंकि क्वेश्चन 38 नंबर का है तो लिखना काफ़ी पड़ेगा। तो हाँ, तो ये इस चीज़ को हम जानते हैं। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल लेंगे कि राज्य सरकार कैसे नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, कोई आप लोग बता पाए तो। कोई नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार केंद्र के प्रति कैसे कमिटेड है। बताइए भाई, देखिए सिंपल है
केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है, राज्य सरकार की सहमति से बनाए चाहे नहीं बनाए, राज्य सरकार उसको लागू करने के लिए बाध्य है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब नेशनलिज्म की बात आ गई, राष्ट्रीयता की बात आ गई, तो नागरिक भारत का कौन होगा? कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार लागू करता है ना। तो क्या ये राष्ट्रीयता को बढ़ावा नहीं दे रहा है? कि दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये बताइए। तो अब नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, राज्य सरकार की ये नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह उस कानून का पालन करे, और राज्य सरकार के द्वारा पालन किया भी जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, भारत की नागरिकता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, राज्य सरकार उसी आधार पर नागरिकता देती है। ठीक है, कोई भी कानून का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये एक बेहतर कानून होगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म का बात किया गया है। तो इससे क्या हो गया कि आप बता दिए कि राज्य कैसे कमिटेड है। अब इसके लिए अगर संस्कृति से कोई समझता है, कानून जैसे कि ट्रिपल तलाक कौन बनाया? केंद्र सरकार। कल्चरल चीज़ है वो, राज्य सरकार लागू कर रही है कि नहीं कर रही है? तो हो गया कमिटेड, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे ही आपको हो सकता है कि मान के चलिए कि जब आप मेंस लिखने जाए, हो सकता है कोई नया कानून आ जाए, सीए तब तक लागू हो जाए। ठीक है, अभी सीए लागू नहीं हुआ, हो सकता है तब तक सीए लागू हो जाए, हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है ना, सांस्कृतिक विविधताओं को भी। तो इससे क्या होगा? राज्य सरकार उसको लागू करेगा। हाँ, तो रिसेंट में जो एग्जाम्पल आपको मिल गया, समझ गया। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कि उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति, तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, भारतीय मॉडल की प्रकृति का रहा है नेचर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंडियन मॉडल ऑफ स्टेटमेंट, तो नेचर वहां पे लिखा गया ना। एग्जामिन क्रिटिकली नेचर। यहाँ पे हिंदी में एक शब्द ये भी आ सकता था, विशेषता, कि नहीं आ सकता? ये बताइए, फीचर्स। तो यही हम कहते हैं, क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है। अभी जो आप लिख के लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, पूछा कुछ और गया था, आंसर लिखा कुछ और गया था। मतलब ये हुआ कि जो आप जान रहे थे वो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या किए, जो आप भूमिका बनाए हैं, भूमिका में आप क्या लिखे थे कि हमारे यहाँ का नेचर कैसा है। एक तो ये आपका हो गया डायग्राम, कैसा नेचर है। दूसरा क्या नेचर है हमारे यहाँ? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, नेचर है ना। अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे? राज्य सरकार कह रहा है कि हमें और अधिक अधिकार दिया जाए, कह रहा है, आलोचना ही तो है ना, कि नहीं है? केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाती है, जैसे संविधान संशोधन करने के तीन तरीके हैं, सामान्य बहुमत, ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। लेकिन अधिकांश कानून जो केंद्र सरकार बनाती है वो साधारण बहुमत या 2/3 से बना देता है कि नहीं बनाता है? अगर केंद्र सरकार, जैसे अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ जाए कि उस तरह के प्रावधान में ही ना हम राज्य सरकार का सहमति लेंगे, ठीक है, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि यार आप मत लीजिए। आप अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? राज्य सरकार से भी सहमति ले लीजिए, एक एडवाइजरी जारी कर दीजिए कि ये कानून पार्लियामेंट में बनने जा रही है, राज्य सरकार इस पर क्या सोचता है। ठीक है, तो राज्य सरकार का पक्ष पता चल जाएगा। आलोचना में ना, आलोचनात्मक परीक्षण, जब आप यहाँ का लिखता कि संघवाद का सकारात्मक, तब तो सारे के सारे अच्छे बात आप लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे नेचर है ना, उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, नेचर का। तो नेचर में क्या किया हमारा कि कानून कैसे बनाएगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार का। अब देखिए जैसे ईडी वाला ही मामला है, ईडी को लेकर केंद्र और राज्य बीच में कितना तनाव चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संघवाद सही नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, जो हमारा आयुष्मान भारत योजना है, बहुत राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है, क्या है ये? संघवाद नहीं है ना।
तो यही हो गया ना हमारा कि आलोचनात्मक परीक्षण, तो यही एग्जाम्पल अब डालेंगे ना कि आयुष्मान भारत का हो गया। अब देखिए बहुत सारे राज्य सरकारों ने ईडी को, सॉरी सीबीआई को अपने राज्य में घुसने से बैन कर दिया है। तो जब एजेंसियां एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगी, जब एजेंसियां एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगी, तो फिर जो ये नेशनलिज्म के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वो अधूरा रह जाएगा ना। ईडी वाला एग्जाम्पल मत डालिए, सीबीआई वाला डाल दीजिए। अब जैसे देखिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का सीबीआई, सीजेआई नहीं सीबीआई। अब हाँ पश्चिम बंगाल में बैन है, अभी राजस्थान में कल एंट्री दिया है, जब बीजेपी की सरकार बनी है तो कल उसको झारखंड में बैन है, बिहार में बैन है, हाँ उड़ीसा में बैन है, ठीक है, हाँ नहीं डाल सकता है। अब देखिए नहीं, वहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन अलग है कि जब कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश करता है तब वो जा सकता है, अपने मन से नहीं। जैसे होता है ना कि मान के चलिए कि केंद्र सरकार ने ईडी को दौरा दिया, ईडी पहुंच गया, तो सीबीआई भी केंद्र सरकार के आदेश पे पहले जाता था, उस आदेश को बैन कर दिया है राज्य सरकार ने। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे और हमारे निर्देशन में, तो फिर उस समय राज्य सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब देखिए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या है, नेशनलिज्म का बहुत बड़ा थ्रेट है या नहीं है? 2370 को लेके भी था। अगर राज्य सरकार वहाँ से कॉपरेट नहीं कर रही है तो क्या होगा, नेशनलिज्म तो नहीं बढ़ेगा ना। और आज तक 370 से पहले यही चल रहा था। अब 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, आप जिक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि 370 को लेके जो वहाँ पे नेशनलिज्म को लेके समस्या उत्पन्न हो रही थी, केंद्र सरकार द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो क्यों, अगर मान के चले कि जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं, हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी, या वहाँ जो भी अलगाववाद था, टेररिस्ट घटनाएं हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, दैट मीन्स कि नेशनलिज्म का अभाव था ना। नहीं तो अपने ही देश का नागरिक अपने ही सेना पे क्यों पत्थर मारेगा भाई? अभी सवाल है कि ठीक है, सेना अगर जुर्म किया, ईडी अगर जुल्म कर रही है, कोर्ट है उसके लिए, उसके बढ़िया पदाधिकारी हैं, सेना में तो कोर्ट ऑफ मार्शल भी होता है ना, तो आप लीगल तरीके से जाएंगे ना। अगर ईडी ठीक है पश्चिम बंगाल में या किसी नेता के यहाँ गलत छापा मारा, तो आप लीगल तरीके से जाइए, आप ईडी के खिलाफ कोर्ट में केस कीजिए। यही जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, कुछ दिन पहले ईडी से हाईकोर्ट में माफ़ी मंगवा दिया था, ये किसी चार्जशीट में इसका नाम आया था, तो ईडी को माफ़ी मांगना पड़ा था, और आज वही ईडी फिर इसको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। तो लीगल तरीके से आप जाइए ना, आप हिंसा नहीं करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को लेकर समस्या थी, इसलिए केंद्र सरकार को, अब यहाँ पे आप बीजेपी कांग्रेस नहीं करेंगे, केंद्र सरकार ने 370 समाप्त किया है केंद्र सरकार ने 370 समाप्त किया है, चूंकि जो संघवाद में सपोर्ट जम्मू कश्मीर से मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को नहीं मिल रही थी। इसी के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और नेशनलिज्म को बढ़ावा देने हेतु 370 को समाप्त करना पड़ा, जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी मुहर लग गया है। ये एग्जाम्पल डाल देंगे तो समझ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा जाता। तो पॉइंट आप समझ गए ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यही था, कर देते हैं। अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या लिखते, इस क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या लिखते, जो लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें निष्कर्ष क्या लिखते? नहीं, इसके बावजूद भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम दुनिया में सफल लोकतंत्र हैं, संघवाद के बहुत शानदार उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसा निष्कर्ष लिखेंगे उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर, या सिर्फ यहाँ से छोड़ के भी, केंद्र और राज्य संघवाद संवैधानिक अनुसार हमारे देश में आज़ादी के 75 साल होने के पश्चात भी हम सफल हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रगतिशील सकारात्मक लोकतंत्र हैं, और केंद्र और राज्य संबंध का जो हमारा मॉडल है, जहाँ भारतीय संघवाद का जो मॉडल है, हम दुनिया के लिए उदाहरण हैं, ठीक है। कि हमारे यहाँ इतनी विविधता है, क्वेश्चन में कल्चर से विविधता लिखा हुआ है, इतनी विविधता है, इतनी अनेकों विचारधाराएं की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार बनती है, इसके बावजूद भी हम एक सफल लोकतंत्र हैं,
प्रगतिशील लोकतंत्र है, सकारात्मक लोकतंत्र है। किसके कारण? भारतीय संघवाद के कारण। तो ये सकारात्मक हो गया, ठीक है। आलोचनात्मक बात आप लिख दिए और फिर सकारात्मक। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोले थे? यस, भारतीय संविधान। अच्छा ठीक है, संविधान को भी देख लेते हैं क्या है इसमें ऐसा। चलिए इसमें का किस में? नहीं, यहाँ पे और लिखा है ना, तो इस दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना था। ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का सवाल दूसरे पेज पे होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ही आपको लिखना है, तो आप जो चाहे वो लिख दें। ऊपर अच्छा देखिए, ऊपर में क्या है ना कि देखिए, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार, नहीं संवैधानिक पीठ नहीं होना चाहिए, संवैधानिक पाठ ही होना चाहिए था। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का मतलब पाठ ही होता है, हम लोग करते हैं दिन रात टेक्स्ट मैसेज कर देना भाई, ये शुद्ध हिंदी लिखा है। नहीं चूंकि नहीं संवैधानिक पीठ आप सुने थे, तो संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का भूमिका तय नहीं किया है ना, तय संविधान किया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये भी लिखता था कि भारतीय संविधान के अनुसार, ये भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अतुल प्रसाद का कुछ अपना इन्वेंशन है कि कंफ्यूज कराओ। नहीं नहीं, वो तो नहीं बनाते होंगे क्वेश्चन, तो मान के चले कैसे बनता है कि टीचर क्वेश्चन दिया बीपीएससी बोर्ड को, सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है ना, जब फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसे मान के चलिए कि कौन कौन क्वेश्चन टीचर बनाता, किसी को कुछ पता नहीं है, तो बीपीएससी उसको आदेश दिया, वो 5-7 क्वेश्चन दे दिया। अब मान के चलिए 50 को एग्जामिनर को लिया या टीचर को ले लिया, वो क्वेश्चन जो दे दिया, अब उसमें से क्वेश्चन छांट लिया। अब प्रसाद जी को कुछ लगा कि इसमें ये चेंज कर दो, चेंज कर देगा, ऐसे क्वेश्चन सेट होता है, बनता है, और फिर उसके बाद फाइनली भेज देगा प्रिंट में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार ही, इसको पढ़ लीजिए। संविधान पाठ इसलिए लिख दिया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का फिर वो आर्टिकल हम मेंशन करते ही हैं और करना ही पड़ेगा। तो अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध, इंस्टीट्यूशनल रिलेशन, इंग्लिश में भी लिखा गया है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन। तो क्या कर सकते हैं हम, एक ये बना सकते हैं एक पार्ट क्वेश्चन का भारतीय संविधान, दूसरा पार्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संस्थागत संबंध, ठीक है। पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, थोड़ा सा अगर सोचें आप लोग, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया? देखिए नहीं, राम मंदिर को लेके नहीं, राम मंदिर कोई संस्थागत संबंध नहीं है ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में। संसद का उद्घाटन बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। हम बोले थे उस समय कि क्वेश्चन पूछेगा इस तरीका से आप लोग देखिए, ये सब तो चर्चा किए थे हम लोग काफ़ी। तो क्या हुआ, जो संसद है, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस, राष्ट्रपति मालिक, तो प्रेसिडेंट मतलब जो संसद का पार्लियामेंट का वो मालिक है राष्ट्रपति, घर के बुजुर्ग हैं वो सदस्य हैं। तो ये क्या है, दोनों के बीच में एक इंस्टीट्यूशन रिलेशन है ना कि नहीं है, ये बताइए। अब उसी में क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका बदल गई, राष्ट्रपति की भूमिका बदल गई। अब जहां जहां राष्ट्रपति को होना चाहिए था वहां प्रधानमंत्री जी दिखते हैं। इसीलिए कहे ना कि बोर्ड वोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसको वही पूछेगा जहां आदमी का दिमाग नहीं गया होगा, ठीक है ना। देखिए, तो संवैधानिक पीठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, चलिए ये तो हमको, तो ये हम यहाँ पे भूमिका क्या लिखें, इस क्वेश्चन का भूमिका क्या लिखें बताइए, आपको तो बहुत बार हम भूमिका लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, कि भारतीय संविधान के अनुसार भाग 5 में आर्टिकल 52 या 53 है शायद, नहीं 52 ही है, 52 ही 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा
और जो अपना कार्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा स्वयं के द्वारा करेगा, 53 में लिखा हुआ है। ये हमारा राष्ट्रपति का परिचय हो गया। और यहीं पे लिख देंगे कि भारत में संस्थागत स्वरूप में संसद, जिसके प्रधानमंत्री भी पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति पार्ट होते हैं। अगर इसको नहीं भी लिखें तो आप ऐसे लिख दीजिए फिर दोबारा कि प्रधानमंत्री संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में या संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, एक प्रधानमंत्री होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 78, शायद 78 है, मेरा हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, ऐसे कुछ है, 76 या 78 ही से देख लीजिएगा एक बार जो भी होगा, के अनुसार सत्ता बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लिख दिए। और एक नोट भी जोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। बस हो गया ये हमारा। उसके बाद क्या कर रहा है, अब हम एक हेडिंग बनाएंगे संस्थागत संबंध। सब हेडिंग बना लिए संस्थागत संबंध। और उसके बाद क्या करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो उसके बाद हम पहला जो एग्जांपल लेंगे, पहला कौन सा, संसद का, ठीक है, पहला पॉइंट हम संसद का लिए, संसद संस्थागत संबंध। दूसरा पॉइंट बताइए, और कोई दूसरा पॉइंट जो आप लोग को ध्यान में आ रहा हो। दूसरा पॉइंट इसमें कोई बताइए संस्थागत संबंध को लेके। एक संसद वाला समझ गए ना कि संसद का पॉइंट कैसे लिखना है, कि राष्ट्रपति, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। राष्ट्रपति संसद के प्रमुख होते हैं, तो वहीं पे प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता होते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कभी भी राज्यसभा के नेता नहीं। आप देखेंगे बीजेपी जो है राज्यसभा में पीयूष गोयल को अपना नेता नियुक्त किया हुआ है। प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता होते हैं, हम यही बता रहे हैं। राज्यसभा के नेता प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो लोकसभा के नेता होते हैं। दूसरा देखिए, आप लोग इतना कंफ्यूज कर गए, एक हम संसद वाला लिख दिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी काम जो करेगा वो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा, दिया है ना, एड एंड एडवाइजरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हो गया, संस्थागत रिलेशन है ना। इसी में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई कानून बनाता है या कोई भी चीज़ ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जो हमारा किसी को मृत्युदंड, क्षमा याचना, अगर कुछ भी करना हो तो प्रधानमंत्री से सलाह लेगा राष्ट्रपति कि नहीं लेगा, उसका जिक्र कर देंगे आप। और पॉइंट बताइए कि संस्थागत संबंध प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री विदेश नीति पे दौरा पर जाते हैं, समझौता किसके नाम से होता है ना। आर्टिकल 51 भी कहा था अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारत प्रयास करेगा, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। नियम है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश से आए तो राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन दे। हाँ, और एक आर्टिकल हम शायद वो भी भूल रहे हैं अभी, आर्टिकल ध्यान नहीं रहे, कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकता है ना। तो ये क्या है, संस्थागत रिलेशन है ना। एक तो है कि आप सलाह पे काम करेंगे, एक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब चाहें तब आपसे सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में आप जोड़ दीजिए कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। एक तो है कि ठीक है मेजोरिटी में है तो हम सिफारिश करेंगे तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को, संसद को भंग कर सकता है, सिफारिश कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं, ये बताए ना हम अभी, जैसे विदेश नीति का हो गया। और फिर उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री जी, जिसे मान प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कभी बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कभी बर्खास्त कर सकता है, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारा, तो पहले तो हम इस पे चर्चा कर रहे थे ना कि संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, डिस्कस बता रहा है सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए, यही है ना।
वर्तमान समय में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो अब क्या यहाँ पे लिखेंगे ये बताइए, क्या लिखेंगे कि प्रधानमंत्री की दया से राष्ट्रपति बने हैं? तो बदलती भूमिका वही है ना, तो लिखेंगे क्या? ये तो नहीं लिख सकते हैं ना, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की दया पे राष्ट्रपति बनते हैं, क्या लिखेंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। नहीं, सबसे पहली बात तो आप ये लिख लीजिए कि कुछ संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण, उद्घाटन या उसकी प्रारंभिक, जो भी शब्द आपको है, उद्घाटन भी लिख सकते हैं, में जहाँ राष्ट्रपति को उपस्थित होना चाहिए था, वहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका नगण्य देखी गई। ठीक है, एक तो संसद वाला एग्जाम्पल आप देंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप मणिपुर का ले लीजिए। ठीक है, मणिपुर को लेके राष्ट्रपति का कोई बयान आया हो? नहीं आया है ना। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है ना। राज्यपाल सिफारिश किया, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर फाइल भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन लगा दिया, और जब चाहे तब हटा लिया। ठीक है, एक चीज है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन में मंत्रिपरिषद कहीं नहीं लिखा है। हाँ, संविधान में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद नहीं लिखा हुआ है कि संस्थागत संबंध मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कैसे बदला है, सिर्फ स्पेसिफिक प्रधानमंत्री जी दिए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का किसका अधिकार था? राष्ट्रपति का। राज्यपाल रिपोर्ट दिया, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देगा, लेकिन नहीं हुआ मणिपुर केस में। तो ये क्या है? राष्ट्रपति की बदलती भूमिका है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप देखिए, जैसे कोई भी कानून बनता है, ठीक है, कोई भी कानून बनता है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा वापस नहीं लिया जाएगा, लागू नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कृषि कानून था, कानून बन गया, प्रधानमंत्री जी अपने घोषणा से उसको वापस ले लिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल साइन हुआ होगा, लेकिन प्रोसेस, प्रक्रिया जो फॉलो होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी आके घोषणा कर दिए मीडिया में, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। मतलब क्या कि राष्ट्रपति पहले, उसकी भूमिका पहले कुछ और थी और अब भूमिका कुछ और है, यही है ना। ये बताइए, अगर पहले से स्ट्रांग होता और राष्ट्रपति, तो फिर आप स्ट्रांग वाली बात लिखते, लेकिन ऐसा तो हमारे देश में हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री मजबूत हो गया, तो यही पे आपको लिखना है। यहाँ पे जब बदलती भूमिका आप लिखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट का आप मेंशन करेंगे कि भारतीय राजनीति में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय भी भूमिका बदल गया था ना, राजीव गांधी टाइम में भूमिका बदल गया था। तो ये कह रहे हैं, ये लिखना है आपको, आंसर मेंशन करना है। हाँ, बहुमत की सरकार और लोकप्रिय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हो जाता है, ठीक है। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो उस परिस्थिति में, समय नहीं, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति कार्यालय अपेक्षाकृत अधिक एक्टिव दिखता है। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्या लिखा? वर्तमान संदर्भ लिखा है ना, इतिहास नहीं पूछा गया आपसे। वर्तमान संदर्भ में भी यही परंपरा या यही परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है कि केंद्र में लंबे समय से, मतलब 10 साल हो गया है, एक लॉन्ग टाइम हो गया, कि लंबे समय से केंद्र में बहुमत की सरकार है, पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं,
क्योंकि क्वेश्चन में प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय है। ठीक है, तब वहीं पर आपको एक्सटेंशन करना है कि कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि जहां राष्ट्रपति जी की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए थी, वहां उनकी भूमिका नगण्य प्रतीत होता है। ठीक है, ये लिख दिया आप। इसके बाद आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मणिपुर का एग्जाम्पल, संसद का एग्जाम्पल, या उसके बाद मान के चलिए कि राम मंदिर का उद्घाटन, इसका भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये नहीं डालिए, वही ठीक रहेगा, क्योंकि संस्थागत ही सिर्फ पूछा है। हाँ, नहीं देखिए, धार्मिक मामला हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, बट ये जब अगर संस्कृति पे सवाल होता ना, तब आप लिखते, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो राम मंदिर न्याय ट्रस्ट समिति है, उन्होंने इसको इनवाइट किया, खुद से नहीं जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को भी इनवाइट करना चाहिए था ना, कि नहीं करना चाहिए था? तो ये हो गया यहाँ पे। लेकिन जब ये तब आता, चूंकि यहाँ पे सिर्फ संविधान के संस्थागत, अगर जरा सा यहाँ पे विविधता वाली बात होती, संस्कृति वाली बात होती, तो फिर वो पॉइंट आप डालते। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हम कहें कि वो पॉइंट आप मत डालिए। इस क्वेश्चन के लिए सपोज कि वो पॉइंट नहीं है, लेकिन भविष्य में फिर अगर कोई उस तरह क्वेश्चन आता है, हाँ, जहाँ पे कि कल्चर वाली पार्ट इन्वॉल्व हो, डाइवर्सिटी वाली पार्ट इन्वॉल्व हो, तो फिर आप वहाँ लिखेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट चुनाव राष्ट्रपति होना चाहिए था, उनको इन्वाइट मिलना चाहिए था, लेकिन वो इन्वाइट उन्हें नहीं किया गया है, इस वजह से ये संस्थागत स्वरूप जो भूमिका था हमारे बदल गया है। और बताइए, और पॉइंट बताइए, इसमें क्या और लिखा जाएगा, और क्या पॉइंट लिखा जाएगा बदलती भूमिका में? बताइए बताइए। बता रहे हैं, महाराष्ट्र में 4 बजे सुबह में राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ था, याद है आप लोग को? जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, कितने बजे शपथ लिए थे वो? और सुप्रीम कोर्ट ने लतारा, लतारा नहीं लतारा, किसको लतारा? महाराष्ट्र सरकार को और तत्कालीन महाराष्ट्र गवर्नर को, जो केसरीनाथ त्रिपाठी थे, वही नाम था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद हो तो उनको बहुत लतारा ना, कि 4 बजे रात में आपने जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी, ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं। तो ये आखिर राष्ट्रपति शासन फिर वापस कौन लिया? तो वही वही हम कह रहे हैं। तो क्या हो गया, ये भूमिका बदल गई ना, कि राष्ट्रपति की जो भूमिका होनी चाहिए थी, तो भूमिका बदल गई। तो ये अब जैसे कानून कानून बनाने की जो बात होती है, तो भारत के इतिहास में ऐसी भी परंपराएं रही हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भी भेजा जाता है, कई कानूनों को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए कि हाल फिलहाल में कोई ऐसे कानून नहीं मिल रहे हैं जिसकी पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय ने भेजा हो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीका से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिस तरीका से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो राष्ट्रपति शासन का सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल क्या लागू को राष्ट्रपति करेगा ना, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है ना। तो चूंकि यहाँ पे क्या है ना कि पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट, तो प्रधानमंत्री की भूमिका बदल गई। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे यही कि कैसे भूमिका बदली है, राष्ट्रपति की भूमिका कैसे बदली है, किन किन जगह पे बदला है। सिर्फ संस्थागत संबंध में तो राष्ट्रपति शासन संस्थागत है, ठीक है, शासन का वापसी संस्थागत है, पुनर्विचार के लिए भेजना संस्थागत प्रयास है, संस्थानों का जैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन एक संस्थागत प्रयास है, संस्थागत रिलेशन है। तो ये सब आप यहाँ पे एग्जाम्पल डालते हैं। ठीक है, नींद लग रहा है क्या? बताइए, नींद